हे गाइस, मैं उसी स्टार्टिंग की वीडियो और आज आ गया हूं वापस से मैग्नेटिक मटेरियल का वीडियो नंबर 2 लेकर के। एक वीक एब्सेंट हो गया मैं, थोड़ा सा एक वीक एब्सेंट हो गया और थोड़ी दिक्कत हो गई, थोड़ा पीछे हूँ। कवर कर लेंगे सर, कवर कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, अगर आप बने हो और आपने वीडियो नंबर 1 देखी है तो मैंने एंडिंग में बोला था कि इस वीडियो में सवाल कराऊंगा। देखो क्या पढ़ाया था मैंने, देखो क्या पढ़ाया था मैंने। बार मैग्नेट पढ़ा दिया था बहुत बेहतरीन तरीके से। बार मैग्नेट के बारे में, पोल स्ट्रेंथ की दुनियादारी, बहुत सारी बातें बताई थी। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया था, क्या होता है ये सब। m = m×l, m×12, कब कहाँ क्या लेना है, डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, -m से +m की तरफ, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, सॉरी, व्हाट इज यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। स्मॉल m और कैपिटल M की जो यूनिट होती है वो कैसे निकाली जाए उसके बारे में बताया, डिस्कस किया हमने, लास्ट चैप्टर से लिंक किया चीज़ों को। फिर उसके बाद m = i × a वेक्टर, ये सारी चीज़ें कंपेयर हुई, यूनिट यहाँ पे निकाला गया। और पोल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर लिया कि भाई पोल स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आगे जाके पता लगता है कि मैग्नेटिक मोमेंट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे कट किया तो क्या होगा मैग्नेट को, ये सारी बातें करी, क्या डिपेंडेंसी, क्या चीज़ें होंगी, ये सब बातें कर ली। और फिर अब आगे फाइंड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच डाइपोल मोमेंट इज m। देखो क्या है सवाल क्या है, सवाल ये है कि फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या फिर मैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलूं या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बात तो एक ही है। मैग्नेटिक मोमेंट बोलूं या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलूं, बात तो एक ही है, चीजें वही है। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बेसिकली मुझे क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट। अब नेट निकालने के लिए मुझे क्या दिया गया है कि ऐसे ऐसे दो केस दिया गया है, एक मैग्नेट ऐसा है, एक मैग्नेट ऐसा है, और यहाँ पे दिया गया है इफ ईच डाइपोल मोमेंट इज m, दोनों का डाइपोल मोमेंट जो है m है। मतलब बेसिकली कैसा है ना कि ये वाला जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट है वो m है। सॉरी, अच्छा एक बात और याद रखो कि मैंने बताया था, देखो लास्ट वीडियो पढ़ के आओ तभी आगे समझेगा, नहीं तो नहीं। बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या फिर मैं मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। वो होता है साउथ से नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। उसके मुताबिक, उस नॉलेज के अनुसार साउथ से नॉर्थ एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे चला जाएगा, इस वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है, इस वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ इधर जा रहा है। इसको अगर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और वेक्टर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसको अगर ध्यान से देखें, इसका थोड़ा एफबीडी टाइप में देखें तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक पॉइंट बनाऊं, उस पॉइंट पे मैं ये कह सकता हूं कि ये 60 एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ रहा है, दिस मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ से नॉर्थ ऑफ दिस मैग्नेट, इस मैग्नेट का बना लिया। ठीक उसी तरीके से इस मैग्नेट, ये वाला जो मैग्नेट है, इसी पॉइंट पे साउथ से नॉर्थ की तरफ ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट जा रहा है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है, ये m है और ये m है। अब वेक्टर को सॉल्व करना है, अब ध्यान से देखो, अगर वेक्टर को सॉल्व करना है तो एक पॉइंट पे वेक्टर, इस वेक्टर का, इस वाले मैग्नेटिक मोमेंट का हेड है यहाँ पर, और इस पॉइंट पे इस वाले मैग्नेटिक मोमेंट का टेल है, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं, या फिर उस पॉइंट पे दोनों के दोनों सॉल्व तो ऐसे भी कर सकते हैं जिनको आता है, पर मैं सिंपलेस्ट तरीका सिखाता हूँ कि इस पॉइंट पे मैंने इस वाले मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं आगे मान लेता हूँ। अगर मैं इस वाले वेक्टर को आगे आगे की तरफ ले लूँ तो ये ऐसे दिखेगा, और इसको मतलब मैंने दोनों के टेल को एक कर दिया, ये जो इसका टेल है, ये m, इस m को आगे ले लिया और इस m को इधर ले लिया और दोनों की टेल एक कर दी। और अगर मैं ध्यान से फोकस करूं तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये वाला जो रेफरेंस में ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल ये वाला एंगल 60 डिग्री है। कौन सा वाला, एक काम करता हूँ,
इसको ऐसे बना देता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा ये 60 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इस m और इस m के बीच का एंगल कितना होगा? ये वाला हो जाएगा 120। तो अब ध्यान से देखो, तो मुझे m नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो बेसिकली मुझे डायग्राम क्या मिल गया? मुझे एक डायग्राम मिल गया दैट इज ऐसा कि एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे जा रहा है और एक इस पॉइंट में एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ रहा है, दोनों के बीच में 120 है। कितना है? 120। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की आंसर अगर बताऊं, जो इन दोनों को रिजॉल्व करके सॉल्व करके आएगा, वो ऐसे आएगा, दैट विल बी m, दैट विल बी m, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगी। मतलब आंसर क्या है सर? आंसर ये है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो m ही है। कैसे निकाला सर आपने? सॉल्व करके। दो वेक्टर का जो रिजोल्यूशन, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, उसको तुम पढ़ चुके हो, रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तुमको ध्यान दो, मतलब वेक्टर अगर p वेक्टर ऐसा है और q वेक्टर ऐसा मान लेते हैं, तो r वेक्टर जो होगा वो ये होगा, दो वेक्टर का रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं सर, निकाल के दिखा सकते हो क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ध्यान दो, p और q की जगह पे दोनों ही m है। तो अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में m पुट कर दूं, p और q की जगह पे m पुट कर दूं, तो डायरेक्टली जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो नेट जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब जिसको मैं बोल सकता हूँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, दैट विल बी रूट ऑफ, अब p और q की जगह पे m पुट करो, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2, p और q की जगह पे m इंटू m करूंगा तो बन जाएगा ये m स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120, कॉस ऑफ 120 बन जाएगा। और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस, ये 2m स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। कॉस ऑफ 120 कैसे निकाले? कॉस ऑफ 120 बेसिकली क्या होगा? कॉस ऑफ 120 विल इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 प्लस 30। तो कॉस ऑफ 90 प्लस 30 क्या होगा? कॉस ऑफ 90 प्लस 30 जो होगा दोस्तों, अब ध्यान से देखें, तो कॉस 90 है, तो कॉस 90 की वजह से रेशियो चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन 30। और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 30, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन 30। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2m स्क्वायर माइनस 2m, ये माइनस इधर आ गया बाहर, माइनस 2m स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है? 1/2, साइन 30 1/2, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या आ गया? रूट ऑफ 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो क्या आ गया बताओ? ये आ जाएगा m स्क्वायर, और m बाहर आ गया तो क्या बचेगा? m, दैट इज नोन एज अ नेट। ये बाहर आ जाएगा, m बचेगा सिर्फ। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? बेसिकली वो m ही बचेगा, m ही बचेगा। सिंपल लॉजिक है ना? तो बोलो आसान तो है, पक्की बात? ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? आगे चले आगे चलते हैं। आगे बोला है इन फॉलोइंग फिगर्स, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ कट कर दिया इस क्वेश्चन में, मैंने जो थ्योरी वाला पार्ट था, जो मेन चीजें मैंने लिख ली। ये फिगर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन फॉलोइंग फिगर्स अरेंजमेंट ऑफ द बार मैग्नेट कैसे 4 अरेंजमेंट दिए गए। जैसे ये मैंने इसको ऑप्शन ए बोल दिया, ऑप्शन 1 बोल दिया, इसको ऑप्शन 2 बोल दिया, इसको ऑप्शन 3 बोल दिया, इसको ऑप्शन 4 बोल दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बदल देता हूँ, इसको 2 बना देता हूँ। टू हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ध्यान से देखें तो अरेंजमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, ईच मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज m, व्हिच कॉन्फ़िगरेशन हैज अ हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि ये जो अरेंजमेंट है, 4 अरेंजमेंट है बार मैग्नेट के, हर मैग्नेटिक, ईच मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, हर मैग्नेट के पास, इसके पास m है, इसके पास m m m m m m m, सबके पास m m m, हर मैग्नेट के पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है।
तो अब ये निकाल के दिखाओ कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कौन सा अरेंजमेंट में मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट है, किसका हाईएस्ट है। तो ये निकालना है आपको, बेसिकली क्या निकालना है, हाईएस्ट वाला निकालना है। तो थोड़ा सा साइड में लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब चलेगा, इतना सही है ना, ठीक। यहाँ से सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला वाला देखते हैं, पहला वाला केस ड्रॉ करते हैं। पहला वाला केस को ड्रॉ नहीं करते, यहाँ पे सीधा सीधा कॉपी करते हैं। क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको सीधा सीधा कॉपी कर लूँ, और मैं समझूं ध्यान से, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तुम इसको कैसे बनाओगे, इसको मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे इस डायग्राम को तुमने ऐसे बनाया, वैसे ही इस डायग्राम को भी तुम ट्राई करो कि तुम ऐसे बना पाओ। तो मुझे ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा मेरा, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ दिख रहा है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैं चले जाता हूँ। इस वाले मैग्नेट का मोमेंट साउथ से नॉर्थ, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये बना दिया मैंने। और इस वाले मैग्नेटिक साउथ से नॉर्थ का, इसका ऐसे दिख रहा है, ये वाला मुझे ऐसे दिख रहा है। और ध्यान से देखो तो दोनों में एंगल कितना है, 90। अगर एंगल 90 है तो डायरेक्टली ये वाला आंसर आता है √2m, डायरेक्टली √2m आता है। अब नहीं समझाओगे तो मैं बताता हूँ, अब ध्यान दें, इसको मैंने कॉपी कर लिया, एंगल 90, तो ये जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ना, वो हो जाएगा सीधा सीधा √2m। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यही फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। डायरेक्टली दिखा देता हूँ चाहिए तो, डायरेक्टली तुम देखो, डायरेक्टली इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है, इसको कैसे याद करोगे बताओ। इस वेक्टर और इस वेक्टर का फॉर्मूला याद है तुम्हें, m² + m²। अरे भाई साहब, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला। तो √m² + m² + 2m cos ऑफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो 90 डिग्री cos 90 कितना हो गया, 0। cos 90 0 होते ही ये कितना बचेगा, 2m²। √2 तो अंदर ही रहेगा, m बाहर चला जाएगा। वही तो मैंने बोला, अगर एंगल 90 तो सीधा सीधा √2m आता है, सिर्फ सिंपल सी बात, ठीक है। अगर चाहिए इसका स्क्रीनशॉट तुम्हें चाहिए तो ले लो, बिकॉज मैं तो रफ कर दूंगा भाई, सिंपल, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो एक बात और समझो। जैसी ही बात समझ में आया मुझे, वैसे मैं कह सकता हूं कि चलो भाई, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो पहले वाला केस है, पहले वाले का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो है √2m। दूसरा केस, दूसरे वाले में अगर ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस वाले केस में ध्यान से देखें, तो पहले वाले जो ऊपर जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट का साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। तो ऊपर वाले मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो ऐसे होगा, और साउथ से नॉर्थ ये वाले दूसरे वाले मैग्नेट का, सेकंड मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो ऐसे होगा, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट बोलो चाहे डाइपोल मोमेंट बोलो, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कट करके जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। सर यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं क्या, जो आपने फॉर्मूला लगाया था, बिल्कुल देख सकते हो। ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में, अगर मैं इन दोनों वेक्टर को जोड़ूं, तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के एंगल बीच में 180 बनेगा। तो cos पाई क्या होता है, अगर आप यहाँ पे लगाओगे m² + m², ये वाला m और फिर ये वाला m, भाई दोनों m को अगर लगाओगे आप, तो m² और m² + 2m², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो 2p की cos थीटा में 2m cos कितना हो जाएगा बताओ, cos ऑफ 180 कितना हो जाएगा बताओ। cos ऑफ 180 जो होता है वो -1 होता है, तो cos ऑफ 180 -1 होता है, तो ये हो जाएगा -2m²। और यहाँ पे कितना आएगा, ये दोनों 2m², दोनों कट होकर के 0 हो गए, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। ये फॉर्मूले से लगा सकते हो, या फिर बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, एक बेसिक लॉजिक, एक कॉमन लॉजिक भी होता है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया।
अब ध्यान से देखो तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया जब थीटा 180 है। जब थीटा 180 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। जब थीटा 90 था तो रूट एम, यहाँ पे थीटा क्या था, यहाँ पे 90 है थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा 90 है और यहाँ पे थीटा क्या था, यहाँ पे थीटा 120 था। ये कब आया, जब थीटा 120 है। अब सोचो ध्यान से, अब ध्यान से देखें, अगर थर्ड वाला देखें, अगर थर्ड और फोर्थ को अगर करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो सबका आंसर निकालो, फिर कंपेयर करो कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है। बट मैं एक लॉजिक बताना चाहता हूँ, तुम अब निकाल सकते हो ना, तुमको पता है कि साउथ से नॉर्थ इसका जा रहा है इधर, मतलब इस वाले का डायग्राम अगर तुम बनाओगे तो कैसा दिखेगा, साउथ से नॉर्थ ये वाला वेक्टर इसका और साउथ से नॉर्थ इसका, और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो निकालो। यहाँ पे क्या है, साउथ से नॉर्थ, वही सेम सेटअप है, सिर्फ एंगल 60 है इस बार, एंगल 60 है। एक बात समझो, जब थीटा 90 है तो रूट 2m आता है, थीटा 180 किया तो 0 हो गया। मतलब एंगल बढ़ाने पे, मतलब कंक्लूजन देखो, थोड़ा सा कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन ये है कि एंगल बढ़ाने पर, एंगल इंक्रीज करने पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, वो कम हो जाता है। बिकॉज ये जब 90 है थीटा, जब थीटा 90 है तो रूट 2 हमारा है, जब थीटा 180 हुआ भाई साहब 0 हो गया है, तो मतलब थीटा बढ़ने से m कम हो रहा है, तो मतलब जिसका थीटा सबसे ज्यादा कम होगा इन चारों में से, उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। इस लॉजिक के अनुसार, ये लॉजिक हमने खुद से बना लिया, हमको ये दिखाया गया और इसकी मदद से हमने ये बना लिया। तो अगर सच में ऐसा हो रहा है तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से कि आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 30 डिग्री सबसे ज्यादा लीस्ट एंगल है, सबसे ज्यादा छोटा एंगल है, छोटा एंगल है भाई साहब, तो छोटे एंगल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हाईएस्ट होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, पक्की बात, हाँ ना तो बोलो यार, आर यू श्योर, पक्की बात दोस्तों, ठीक है। आपको चाहिए तो आप कैलकुलेट करो, पर मैंने तो अपने लॉजिक के अनुसार निकाल के दिखा दिया। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया। लिख लीजिए, लिखिए 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 लिखिए, मजे करिए मजे करिए। आगे चलते हैं, आगे इस सवाल पे चलते हैं। कितना हो गया, 17 मिनट का रिकॉर्ड हो गया ना। आगे चलते हैं सवाल पे। इस सवाल को अगर ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट जो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मैग्नेट इज m। हर मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है यहाँ पर m है। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल इज, वही वापस से नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही निकालना है, वापस से वही निकालना है सर, वही सेम जो भी मैंने सवाल लिए हैं, वो सवाल नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ही लिए कि भाई सवालों में अलग अलग तरीके से नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन दिख रहा है कि, देखो इस क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, साउथ यहाँ पर, नॉर्थ यहाँ पर है, तो एक मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे आ रहा है, इस वाले मैग्नेट का, इस वाले मैग्नेट का कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इस वाले मैग्नेट का कैसे आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे सर निकालते हैं आप, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ इधर है नॉर्थ की तरफ, साउथ इधर है नॉर्थ की तरफ, साउथ इधर है नॉर्थ की तरफ। सर इनमें हमको पता है कि सर ये 90 है, ये 135 है और ये 135 है सर, बहुत बढ़िया। सर ऐसे तो सर समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करें सर, क्या आप इसको कर सकते हैं क्या सर, ये m है, ये m है और ये m है, क्या सर इस पॉइंट पे जा करके ऐसा कर सकते हैं कुछ, क्या इस पॉइंट पे जा करके ऐसा कर सकते हैं कुछ, यहां पे जा करके इस वाले एरो को, इस वाले मैग्नेटिक मोमेंट को, इस वाले वेक्टर को ऐसे आगे निकाल लिया, फिर इस वाले को नीचे ले लो, बहुत बढ़िया, इससे सवाल आसान हो जाएगा इसलिए कर रहा हूं। और फिर ये वाले को आगे ले लो, है तो तीनों सेम ही। इस बार 90 इधर है, इससे एक फायदा होगा, ये 90 इधर है, 90 इधर है। तीनों की वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू m है, इसकी वैल्यू m है, इसकी वैल्यू m है, इसकी वैल्यू m है, ये m m m, ये पॉइंट,
अब ध्यान से देखो तो ये एम तो यहां पर आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले किया ना भाई, थोड़ी देर पहले तो किया। अगर दो क्या नाम है, दो मैग्नेटिक मोमेंट अगर 90 डिग्री पे हैं तो √2m आता है। कैसे किया था, दिखाया था। तो यहाँ पे इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, √2m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2m। अब ध्यान से देखो तो जैसे मैंने इन दोनों का रिजोल्यूशन यहाँ पे कर दिया √2m, तो इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे दो ही वेक्टर बचे क्योंकि ये दोनों तो गायब हो जाएंगे, ये दोनों हट गए। इस पॉइंट पे अब दो ही वेक्टर बचे, इस पॉइंट पे एक वेक्टर बचा, एक वेक्टर बचा ऐसा, और एक वेक्टर बचा इधर ऐसा, एक बचा m और एक बचा √2m। अब इस पॉइंट पे ये दोनों ही काम कर रहे हैं क्योंकि ये और ये तो जा चुका है। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा √2m माइनस m। भाई √2m बड़ा है m से, तो √2 माइनस 1 ऑफ m इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। करेक्ट। क्या बात समझ में आ गई? हाँ ना तो बोलो यार, पक्की बात, आसान तो है। ठीक, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो यार, अच्छे से कर लेना है तो तुम्हें। क्या क्या किया हमने देख लो थोड़ा। हमने धड़ाधड़ ये कर दिया, धड़ाधड़ ये सब करते चले गए। सर ये देखिए सर, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसको अब पढ़ लो। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो जाहिर सी बात है मुझे फील्ड ऐसे लेना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से फील्ड लेना चाहिए और इसी को कॉपी करते जाना चाहिए। सही है नहीं? सर मैं देखो, मैं 3 ही लाइन बनाता हूँ, 3 ही लाइन, 3 लाइन काफी है। ठीक है, फालतू में ज्यादा लाइन बना के कोई मतलब नहीं है। पक्की बात? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो तो एक मैग्नेट बनाता हूं मैं, एक मैग्नेट बनाता हूं। मैग्नेट ऐसा रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे घुमा दिया हमने, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका हमने ब्लू ले लेते हैं, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से समझे। तो ये मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ये है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, और ये है मेरा नॉर्थ और ये मेरा साउथ। नॉर्थ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है, नॉर्थ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्या लूं ये ले लेता हूं। नॉर्थ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो +m होता है, साउथ पे क्या होता है -m। देखो करेक्ट करो, चेक करो क्या राइट है। देखो नॉर्थ पे +m होता है, साउथ पे -m होता है। मैग्नेटिक मोमेंट गलती से बोल दिया मैंने, इट्स अ पोल स्ट्रेंथ, सॉरी यहाँ पोल स्ट्रेंथ। साउथ पे जो पोल स्ट्रेंथ होता है स्मॉल m वो -m होता है, और नॉर्थ पोल पे जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो +m होता है। ये याद था +m -m, बट मैंने गलती से मैग्नेटिक मूवमेंट बोल दिया क्योंकि हम कभी से मैग्नेटिक मूवमेंट करते हैं। मैंने स्मॉल m +m -m बना लिया। एक बात और समझ में आ रही है मुझे सर कि +m है तो +m पे जो फोर्स लगने वाला है सर, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है सर, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो पोल स्ट्रेंथ इनटू b होता है। इस पोल पे जो फोर्स लगने वाला है वो किस तरीके से लगेगा, तो यहाँ पे सर फोर्स इस तरीके से लगने वाला है। यहाँ पे जो फोर्स है वो इस तरीके से लगेगा, सिंपल लॉजिक। और यहाँ पे सर -m पे क्या लगेगा, फोर्स इस तरीके से लगेगा। क्योंकि अगर ये -m भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं पोल स्ट्रेंथ में +m लेता हूँ और b वेक्टर, तो ये जो प्लस होता है, ये पूरी क्वांटिटी प्लस बनने की वजह से हमें ये लगता है कि जिस डायरेक्शन में b है उसी डायरेक्शन पे इस पोल पे फोर्स लग रहा है, तो सेम डायरेक्शन में लग गया।
कैपिटल एम पे हमने पोल स्ट्रेंथ ले लिया प्लस एम जो है, उस प्लस एम पे जो फोर्स लग रहा है वो बी की डायरेक्शन पे लग रहा है। जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में। ये कैसे पता लगा? बिकॉज ये पूरी क्वांटिटी प्लस बन जाती है। अगर यही स्मॉल एम माइनस होगा, फॉर एग्जांपल माइनस एम बी, तो अब ध्यान से देखें तो ये माइनस एम बी वेक्टर हो गया। अब ये पूरी क्वांटिटी माइनस बन गई, तो ये वाली क्वांटिटी प्लस अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स हमने बोला कि हो सकता है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, और ये एंगल थीटा है, और जिसकी वजह से टॉर्क, ये मैग्नेट घूम जाता है, टाना नाना टाना नाना टा। तो अब इसका प्रूफ जैसे हमने याद है, ये मतलब एग्जैक्टली किसके जैसा चल रहा है पता है क्या? ये एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली सेम एज अ टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये सब उतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी उतना नहीं दिया गया है, अभी तो हटा दिया गया इस टॉपिक को। 10th में 10th बोल रहा हूँ, सॉरी 11th में आपको बताया गया था। अब ध्यान से देखें तो ठीक है। तो अगर, सॉरी मैं ये क्यों बना रहा हूँ यार, ओ भाई साहब मैंने ये क्यों बना दिया, मैंने गलती से भी मैग्नेट बना दिया। हम लोग बताते भी नहीं यार कुछ। ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं, और यहाँ पे प्लस क्यू था और यहाँ पे माइनस क्यू था, इन दोनों के बीच में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके ऊपर मोमेंट क्रिएट हुआ कपलिंग का, दैट इज एफ इधर लगता था और माइनस क्यू के ऊपर एफ इधर लगता था। तो टॉर्क की और पी वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू थी वो पी वेक्टर बोलते थे उसको हम लोग। तो टॉर्क इज इक्वल टू जो आता था वो आता था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो जैसा डेरिवेशन वहां पे था वैसे यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, और पी ई साइन थीटा सेम। आजकल टॉर्क को ऐसे लिखते हैं, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ 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 टाउ। ऐसा गाना सुना तुमने अभी? जो मूवी है ना लियो, ये मूवी में गाना है टाउ टाउ करके, ऐसा आप सुनो ध्यान से, बढ़िया गाना है। साउथ के गाने अच्छे होते हैं हिंदी वर्जन के, सही है बहुत बढ़िया गाना होता है। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे घूम जाएगा एंगल थीटा से, तो जाहिर सी बात है कि टॉर्क जो होगा वो टॉर्क के पास जो फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इस दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा लगेगा, एम वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट। तो इन दोनों फोर्स के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों फोर्स के बीच में ये एफ और ये एफ के बीच में, इसके वजह से टॉर्क क्रिएट हो रहा है इस मैग्नेट पे, और इन दोनों ये साउथ से माइनस एम से लेकर के प्लस एम तक जो है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, एम वेक्टर, कैपिटल एम वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कैपिटल एम वेक्टर, पोल स्ट्रेंथ मतलब स्मॉल एम, याद रखो, ये सब बता चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ वीडियो में। जैसे ही समझ में आई ये बात, जैसे ही समझ में आई वैसे हमको पता लगा कि भाई जो टॉर्क की वैल्यू आने वाली है वो डायरेक्टली दी गई है, 11th में पढ़ाया गया एम क्रॉस बी से, और जो आंसर आएगा इधर आएगा एम बी साइन थीटा। मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात नहीं, पर उस पर अपन नहीं ध्यान देते क्योंकि टेक्स्ट बुक में हटा दिया गया। अभी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया प्रूफ, तो अपन जितना टेक्स्ट बुक में उतना ही कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो टेढ़ा लिख देता हूँ ना, बट ठीक है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये सब समझ में आ गया। जैसे ही बात समझ में आई ना, अपने को एक चीज निकालना है यहाँ पर। अगर आप 11th में ध्यान से देखें तो 11th में 11 बोल रहा हूँ, 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होता है ये सिखाया गया था। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था टॉर्क एक्सटर्नल लगा करके ऑफ एंगल थीटा ऐसे। तो आई थिंक 0 से लेकर थीटा नॉट तक गए थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, तुम देख सकते हो। बट अभी यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देंगे पता है क्या? यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे एक बात का
इसकी जो बात है कुछ इस तरीके से, दोस्तों ध्यान देना, चीजें समझ में आ रही है? बढ़िया दिख रहा है? बढ़िया दिख रहा है बोर्ड ना? बहुत बढ़िया। एक बात देखो, एक बात समझो, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन एन मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ये बात समझ में आ गई वैसे ही मैं एक काम बताता हूँ, ये हमको पता लग गया, पर मुझे पता है कि अगर मैं इसको एंगल 0 से लेकर के, फॉर एग्जांपल 0 से लेकर अगर थीटा की तरफ घुमा दूं, अगर मैं इसको, देखो एक बात याद रखना कि जो वर्क डन होता है वो जूल में स्टोर होता है, ठीक है? और जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से न्यूटन मीटर होता है। और टॉर्क अगर ध्यान से देखोगे तो टॉर्क भी क्या होता है तुम्हारा? आर इंटू एफ होता है। अब ध्यान से देखो तो टॉर्क जो होता है वो भी तुम्हारा आर इंटू एफ। तो आर क्या होता है तुम्हारा? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तरीके से काम करता है बेसिकली। ये सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि ये फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। पर अगर मीटर के हिसाब से देखोगे, यूनिट के हिसाब से देखोगे, तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। आर की यूनिट क्या है? मीटर। तो अब ध्यान से देखो तो इस एकदम सिंपल तरीका बताता हूं कि टॉर्क की यूनिट और वर्क डन की यूनिट सेम होती है। तो टॉर्क भी जूल में स्टोर होता है, वर्क डन भी जूल में स्टोर होता है। पर ये यहाँ पे एंगुलर मोशन चालू है, यहाँ पर क्या चालू है? लीनियर मोशन चालू है, सिर्फ इतना ही बात है। तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जब मैं इसको घुमा रहा हूं, अगर अपने एंगल से 0 से लेकर थीटा या फिर थीटा से 0 ऐसे से घुमा रहा हूँ, फिर ऐसे से घुमा रहा हूँ, कैसे भी घुमा रहा हूं, जब मैं टॉर्क लगा रहा हूं तो मैं वैल्यू तो यही लग रही है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं वर्क डन कर रहा हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू, याद रखो, टॉर्क का इंटीग्रेशन 0 से लेकर थीटा के लिए बोल देता हूं, मान लेते हैं 0 से लेकर थीटा के लिए। और एक बात और देखो, ये जो वर्क डन होता है यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है। ये बता चुका हूं, सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत बात हो चुकी है। तो वर्क डन ही यू में स्टोर होता है, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टॉर्क की वैल्यू कितनी बताओ? एम क्रॉस बी। तो एम क्रॉस बी मतलब एम बी साइन थीटा, 0 से लेके थीटा, बुक में ऐसे दिया गया। एम बी को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? साइन किसका डेरिवेटिव है? कॉस का। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस कॉस, तो इंटीग्रेशन ऑफ, समझ में आ रही है? साइन किसका डेरिवेटिव है? तो कॉस का डेरिवेटिव होता है। पर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। कहां से लेके कहां तक? 0 से लेकर के थीटा तक। तो कॉस ऑफ, बेसिकली अब ध्यान से देखो तो जब 0 से लेकर थीटा आप जाते हो तो एम बी, देखो अब पोटेंशियल में क्या लिया हुआ है? v इज इक्वल टू माइनस एम बी, थीटा के जगह पे थीटा डाल दोगे, माइनस एम बी कॉस थीटा, और माइनस देखो यहाँ पे डालोगे कॉस 0 1, ये माइनस को बाहर ले लो और इन दोनों के बीच में चल रहा है कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस 0। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा बताओ? कॉस 0 तो 1 हो जाता है। पर कमाल की बात है कि टेक्स्ट बुक में मैंने देखा कि ये पार्ट, अच्छा मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ। अरे अब कॉस ऑफ, ये जो माइनस कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है, इसको टेक्स्ट बुक में प्रिंट नहीं किया गया, मतलब ये जो पार्ट है इट्स नॉट प्रिंटेड इन टेक्स्ट बुक, बेसिकली इसको नेग्लिजिबल मान लिया गया। नेग्लिजिबल, इसको नेग्लिजिबल मान लिया गया सर। और आंसर में क्या लिखा गया है? आंसर में लिखा गया है u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। u इज इक्वल टू एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा। और यहां पे डायरेक्टली और इसी के साथ साथ सुनो, इसके कुछ केसेस बता दिए गए हैं कि u इज इक्वल टू, अगर u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा अगर देखोगे तो इसके केसेस बता दिए गए हैं। इसका केस बताया गया है कि कॉस जब थीटा 0 है तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी मिलेगा, कॉस 0 1 होता है। जब थीटा 180 है तो कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो u इज इक्वल टू प्लस एम बी मिलेगा। और जब कॉस 90 है
थीटा 90, तो यू जो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ऐसे 3 केस याद रखना, ये तो आसान चीज़ है, बहुत टफ बात तो नहीं है, याद रखना है इसको। जितना टेक्स्ट बुक में उतना पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना टेक्स्ट बुक में उतना पढ़ लो। क्या लॉजिक क्लियर है? वैसे सच बोलो तो ये होना चाहिए, इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो ये होना चाहिए, बुक में प्रिंट होना चाहिए, बट वो लोग इतना ही लेके चल रहे हैं। और इसके बारे में और ज़्यादा बातें करूँगा तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अलग बातें करनी पड़ जाएंगी, जो फिर वो मतलब पूरी तरीके से बदल जाएगा कहानी, फिर थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा। इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ कि जो टेक्स्ट बुक में उतना ही कवर कर लिया जाए, ठीक है अभी के लिए। यू इज इक्वल टू माइनस एमबी कॉस थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू अच्छा एक मिल गई एमबी साइन थीटा। अब थोड़ा सा मुझे क्या करना है ना, मुझे एक टाइम पीरियड निकालना है कि भाई ये जो एंगुलर ऑसिलेशन चालू है बेसिकली एक टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो हो जाएगी, वो टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकलेगी देखो थोड़ा। वो टाइम पीरियड को निकालने के लिए देखो कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू एमबी साइन थीटा। फिर हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू एमबी साइन थीटा के साथ साथ मुझे टॉर्क का एक फॉर्मूला और पता है। टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। अब ये आई क्या होता है, करंट होता है सर? नहीं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। टॉर्क इज इक्वल टू एन टू अल्फा। अल्फा के बारे में मुझे पता है कि अल्फा एक एंगुलर एक्सीलरेशन है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और मुझे पता लग गया कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसको लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाई डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूँ। एंगुलर अल्फा जो है, एंगुलर अल्फा है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाई डी टी। मैं इसी को तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? पक्की बात? आना तो बोलो। आर यू श्योर? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, ठीक। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई टी टी अगर मैं लिखता हूँ इसी को, मतलब मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी, इसको रफी कर दूँ, ठीक है। अब इस ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो अल्फा मेरा क्या बनेगा? अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, ये क्या बनेगा? डी बाई डी टी। ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर दो ये, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? डी थीटा बाई डी टी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। और अगर इस अल्फा को मैं यूज कर लूं कहां पर, यहाँ पे यूज कर लूं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं सही कर रहा हूं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं सही कर रहा हूं। दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव बेसिकली, और कुछ नहीं। भाई साहब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव जब करते हो तुम, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करते हो टाइम के साथ तो मिलता है वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव करते हो तो मिलता है एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर मैं एंगुलर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करूंगा तो मिलना चाहिए ओमेगा, ओमेगा का डेरिवेटिव करूंगा तो मिलना चाहिए अल्फा। वही तो चल रहा है, वही तो बता रहा हूँ, ये सब रोटेशनल डायनामिक्स में हो चुका है, सब अभी बातें नहीं करेंगे इसके बारे में। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा और टॉर्क इज इक्वल टू आई, इस फॉर्मूले से हमने ये बना लिया और ये एम बी साइन थीटा, तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। दोनों को अगर कंपेयर कर दिया तो एम बी साइन थीटा, ध्यान से देखो, तो एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या दिख रहा है बताओ? एम बी साइन थीटा, पक्की बात। एक एसएचएम का इक्वेशन याद है तुमको? ये हो गया एम बी साइन थीटा। ध्यान से देखो तो एम बी साइन थीटा और आई इंटू डी स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर, तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू, इस आई को क्या करो, इस आई को यहाँ पे ले लो, इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई इंटू साइन थीटा।
अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम बी अपॉन आई साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। साइन थीटा एक बहुत ही छोटा एंगल अगर मैंने मान लिया, कि साइन थीटा एक वेरी स्मॉल एंगल है, वेरी स्मॉल है अगर फॉर एग्जांपल, तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख देता हूं। मैंने थीटा को बहुत छोटा लिया फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ। अब मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख दिया और इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो मैंने एक चीज पढ़ी है बचपन में, मतलब ऑसिलेशन चैप्टर में, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है सर। और अब ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा की वैल्यू यहां से क्या मिल रही है, ओमेगा की वैल्यू यहां से मिल रही है एम बी अपॉन आई। और अब ध्यान से देखो तो ओमेगा मेरा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है बताओ, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। यहां से टाइम पीरियड मिल गया, एम बी अपॉन आई, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर ऐसे उल्टा ले लो, उल्टा लेके 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं, 2 पाई आई अपॉन एम बी हो जाएगा, आई अपॉन एम बी। ये ओमेगा स्क्वायर होता है ना, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे रूट में आ जाएगी ना। फिर अगर ओमेगा स्क्वायर को मैं कंपेयर करूंगा तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। तो अब बेसिकली ये रूट में चल रहा है, तो अब मैं उल्टा करूंगा तो ये रूट में उल्टा हो जाएगा बस। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट इस तरीके से होता है। तो बेसिकली दिस इज ए टाइम पीरियड फॉर एंगुलर ऑसिलेशन। सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा डेरिवेशन है, छोटा सा याद रखना, आई जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, याद रखना यहाँ पर, और एम जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, और बी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। इसके पीछे तो कुछ नहीं है, हाँ ये सब कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये सब ठीक है, इसका लिया, इसका ले लिया, ये टाइम पीरियड। तो गाइस यहीं पे एक छोटा सा डेरिवेशन था हल्का सा, और इसको हमने खत्म कर लिया। कितने मिनट की वीडियो बनी, 43 मिनट की वीडियो बन गई, बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आ जाएंगे इस चैप्टर का जो मेन कोर टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, ये सब में आ जाएंगे। उसके बाद फेरामैग्नेटिक, पेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ये 3 है, उसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। मिलते हैं बहुत जल्द अगले अध्याय में, बहुत बेहतरीन तरीके से मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है।